नमस्कार। हिंदी साहित्य श्रृंखला की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज के अंतर्गत हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के इस मस्त परीक्षायोगी कथनों को। इससे पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बचन सिंह और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के तमाम उन महत्वपूर्ण परीक्षायोगी प्रश्नों का संग्रह देख लिया था जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और हमेशा रहेंगे। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि मैंने डॉक्टर नगेंद्र से जुड़ी तमाम उन महत्वपूर्ण बातों को इसी वीडियो में एकत्रित किया है एक ही भाग के अंतर्गत, ताकि आपको इनकी और जानकारी के लिए कहीं और ना भटकना पड़े, कहीं और ना ढूंढना पड़े। तो आइए एक नज़र डालते हैं डॉक्टर नगेंद्र के जीवन परिचय पर। इनका जन्म 9 मार्च 1915 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन 27 अक्टूबर 1999 को। पुरस्कारों की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है रस सिद्धांत के लिए 1965 में, और 1948 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव के विषय पर शोध करने पर इनको उपाधि भी प्राप्त हुई थी। और इनकी रचनाएं देखते हैं निबंध और आलोचना के संदर्भ में 1938 में देखते हैं इनका पहली आलोचनात्मक पुस्तक आती है सुमित्रा नंदन पंत, और 1939 में फिर साकेत एक अध्ययन विचार और विवेचन करके निबंध आता है। आधुनिक हिंदी नाटक विचार और अनुभूति निबंध, रीति काव्य की भूमिका हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां विचार और विश्लेषण जो कि निबंध है, अरस्तु का काव्य शास्त्र, अनुसंधान और आलोचना। 1962 में कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, और फिर 1964 में इनका महत्वपूर्ण आता है जी ग्रंथ रस सिद्धांत। उसी तरह से आलोचक की आस्था और आस्था के चरण निबंध संग्रह, ठीक है, नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या और समाधान, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो कि 10 भागों में होता है, मिथक और साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, और 1987 में मैथिली शरण गुप्त एक पुनर्मूल्यांकन। उसी तरह से 1990 में प्रसाद और कामायनी, 1993 में राम की शक्ति पूजा, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य कला, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा, चेतना के बिंब निबंध आता है। वीणा पाणी के कंपाउंड में निबंध, हिंदी उपन्यास निबंध और अर्ध कथा 1988 में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी आत्मकथा है। आप वीडियो को पॉज करके इनके रचना वर्ष को अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा है। आधुनिक काल को भी इन्होंने फिर आगे 4 उपभागों में बांटा। जैसे कि हम देखते हैं आदिकाल को 7वीं शताब्दी से मध्य 14वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने माना है। भक्ति काल का समय माना है इन्होंने 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, और इसी तरह से रीति काल का 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। आधुनिक काल की बात करें तो 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक इन्होंने माना है इसको पुनर्जागरण काल। भारतेंदु काल को इन्होंने पुनर्जागरण काल का नाम दिया 1857 से 1900 ईस्वी तक, और जागरण सुधार काल कहा इन्होंने द्विवेदी काल को 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 से 1938 तक इन्होंने माना। फिर छायावादोत्तर काल को प्रगति प्रयोग काल के नाम से संबोधित किया 1938 से लेकर 1953 ईस्वी के समय तक, और फिर उसके बाद 1953 से अब तक इन्होंने नवलेखन काल का नाम दिया। इस तरह से हम इनकी रचनाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं, संपादित और मौलिक। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ रहे हिंदी ध्वन्यालोक, हिंदी काव्य अलंकार सूत्र, हिंदी वक्रोक्ति जीवित, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, कवि भारती, आधुनिक काव्य संग्रह, रीति श्रृंगार, भारतीय नाट्य साहित्य आदि। मौलिक ग्रंथों की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, अरस्तु काव्य शास्त्र आदि। डॉक्टर नगेंद्र के रस सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक हैं। फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद को इन्होंने उपकार के रूप में ग्रहण किया, और उसी के मनोविश्लेषण के आधार पर इन्होंने नाटक और नाटककारों की फिर आलोचना की। फिर उसके बाद वे साहित्यिक आलोचना की ओर उन्मुख हुए, और वे काव्य में रस सिद्धांत को अंतिम मानते हैं। नगेंद्र ने भारतीय एवं पाश्चात्यकार दोनों की पद्धतियों को अपनाया और इनका समन्वय भी किया। इस तरह इनके काव्य की विशेषता रही कि ये रसवादी आलोचक माने जाते हैं। इनका साहित्यिक जीवन कवि के रूप में आरंभ होता है। सन 1937 ईस्वी में इनका पहला काव्य संग्रह वनमाला प्रकाशित होता है।
इन्होंने फ्राइड के मनोविश्लेषण शास्त्र के आधार पर नाटक और नाटककारों की आलोचनाएं लिखी। डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों की भाषा अगर हम देखें तो शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरण सम्मत तथा साहित्यिक खड़ी बोली रही है। नगेंद्र जी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर तथा हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त होने के उपरांत स्वतंत्र रूप से साहित्य की साधना में संलग्न हो गए थे। ये आगरा विश्वविद्यालय आगरा से रीतिकाल के संदर्भ में इन्होंने फिर देव का अध्ययन शीर्षक शोध प्रबंध पर इनको शोध उपाधि से भी अलंकृत किया जा चुका है। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र एक सुलझे हुए विचारक तथा विश्लेषक हैं। उलझनों से वे दूर हैं। वे नई उद्भावनाओं से विवेचन करते हुए उसे विचारोत्तेजक बनाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका द्वारा उन्होंने हिंदी में एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। उन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अनुवाद किया तथा भारतीय काव्य शास्त्र से उसकी तुलना द्वारा उसे और भी उपयोगी बना दिया। तो ये थी डॉक्टर नगेंद्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आइए अब देखते हैं इनके प्रमुख कथनों को, जो कि इनके सभी तरह के आलोचनात्मक ग्रंथों से संग्रहित किए गए हैं। देखते हैं पहला कथन कि आरंभ में ही आचार्य शुक्ल के प्रभाववश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई थी। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा है। मेरे अपने संस्कार शुक्ल जी के संस्कारों से सर्वथा भिन्न थे। तो देखिए, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि आचार्य शुक्ल का इन पर प्रभाव रहा है। आगे लिखते हैं कि मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे और मैं यह मानने को विवश हो जाता था कि इस व्यक्ति की काव्य दृष्टि चाहे संकुचित हो, लेकिन फिर भी अपनी सीमा में यह महारथी हैं, अजय हैं। फ्राइड के संबंध में ये लिखते हैं कि मैं फ्राइड दर्शन को एकांगी और उसकी आधारभूत अनेक नियुक्तियों को दुरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। काम जीवन का मुख्य अंग है पर सर्वांग नहीं। ऐसी दशा में मैं फ्राइड के सिद्धांत को जीवन दर्शन के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। फिर भी फ्राइड को एक बहुत बड़ी मेधा मानता है। उसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। रस सिद्धांत में भी फ्राइड का दर्शन साधक है, बाधक नहीं, क्योंकि दोनों ही आनंद की सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं और जो कि मुझे प्रभावित करते हैं, जिनकी गरिमा मेरे मन को आंदोलित करती है, उनसे फिर मैं जूझने लगता हूँ। अत्यंत गहन अध्ययन, चिंतन और विश्लेषण तो पहला कदम है। इसके बाद उसके ग्राह्य विचारों का आख्यान, अग्राह्य विचारों का युक्ति युक्त खंडन, असंगतियों जो कि मुझे प्रतीत होने वाली असंगतियां लगती हैं, मैं संगति की स्थापना करना, उनकी सीमाओं का विस्तार करना और समग्रतः उनकी परंपराओं का विकास करने की जो स्पृहा मेरे मन में उठती है वो बराबर बनी रहती है। इस प्रकार मैं अनेक महान प्रतिभाओं की बड़ी शक्ति के साथ अपनी छोटी शक्ति को तोलता रहता हूँ। जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक मुझे प्रभावित किया है उसके साथ शक्ति परीक्षा भी मैंने सबसे अधिक की है। तो वो है कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता के संदर्भ में कहते हैं कि कविता को व्यापक अर्थ में रस के साहित्य अथवा ललित वाङ्मय को मैं मूलतः आत्मा अभिव्यक्ति ही मानता हूँ। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि सच्चा कलाकार सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए ही कला की साधना करता है। अपनी भावनाओं, मान्यताओं अथवा विचारों का प्रसार सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है। उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावना और धारणाओं के आधार पर ही होता है। डॉक्टर नगेंद्र आगे लिखते हैं कि अभिव्यक्ति सिद्धांत का इस स्थापना से कोई विरोध नहीं है। उसके अनुसार भी व्यक्तिगत राग द्वेष का उद्गार कविता नहीं है। अभिव्यक्ति अर्थात कला सृजन की जो प्रक्रिया है उसमें पढ़कर व्यक्तिगत भाव भी स्व पर की सीमाओं से मुक्त होकर व्यापक चेतना शास्त्रीय शब्दावली में निर्विघ्न प्रतीति का विषय बन जाता है। इस तरह काव्य मूल्य का अर्थ है वह गुण या गुण समवाय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है। इस दृष्टि से मूल्य का आधार अंततः प्रयोजन ही सिद्ध होता है। काव्य का प्रयोजन जब रस या आस्वाद है तो उसका मूल्य हुआ आस्वादत्व। ठीक है, जिस काव्य में रागात्मक आस्वाद प्रदान करने की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना ही उसका क्या होगा? मूल्य होगा। इसी संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र आगे लिखते हैं कि छंद कविता नहीं है। यह मान्यता प्रारंभ से ही रही है। आज इसका रूप उलटकर यह हो गया है कि कविता छंद नहीं है, अर्थात कविता के लिए छंद की आवश्यकता नहीं है। बिंब मात्र से ही कविता के लिए क्या है? पर्याप्त है। बात यही रुक जाती तब भी ठीक था, पर वह तो और आगे बढ़ गई है।
क्योंकि कविता अर्थ भी नहीं है, कविता कविता भी नहीं है, कविता अकविता है। ये सब आस्थाहीन चिंतन के चमत्कार हैं जो बाल मनोवृत्ति के लोगों को ही आकृष्ट कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कविता के संदर्भ में, ठीक है, कि कविता अर्थ भी नहीं है, कविता कविता भी नहीं है, क्या बन गई है, अकविता बन गई है। आगे रस के संदर्भ में इनका कथन देखिए कि इस प्रकार रस एक व्यापक शब्द है, वह विभावानुभाव व्याभिचारी संयुक्त स्थायी अर्थात परिपाक अवस्था का ही वाचक नहीं है, वरन उसमें काव्यगत संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव है। अपरिभाषिक रूप से वह काव्यगत भाव सौंदर्य का पर्याय है। शब्दार्थगत चमत्कार के माध्यम से भाव के आस्वाद का अथवा भाव की भूमिका का शब्दार्थ की सौंदर्य का आस्वाद ही वस्तुता क्या है, रस है। तो रस के बारे में है ये। और काव्य के अनुचिंतन में के बारे में कहते हैं कि इनसे प्राप्त रागात्मक अनुभूति के सभी रूप और प्रकार, सूक्ष्म और प्रबल, सरस और जटिल, क्षणिक और स्थायी संवेदन, स्पर्श, चित्त विकार, भाव बिंब, संस्कार, मनोदशाशील सभी रस की परिधि में आ जाते हैं। आगे का महत्वपूर्ण कथन देखिए कि रस अपने व्यापक अर्थ में मानसिक अनुभूति ही है, या यूं कह सकते हैं कि रस का मूल आधार अनुभूति शुद्ध मानवीय अनुभूति ही है। रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन बातों का विरोध मिट जाता है जो सभी के अनुकूल पड़ता है और सभी का अपने स्वरूप में समन्वय कर लेता है। इस तरह से एक प्रकार से ध्वनि और औचित्य दोनों की ही कल्पना रस के आधार पर की गई है। देखिए ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय के बारे में इन्होंने ये कहा है कि दोनों की जो कल्पना की गई है वो रस के आधार पर ही की गई है। अनुभूति की सीमा के भीतर रहकर अलंकार, रीति, गुण, वक्रता और ध्वनि सभी के साथ पूर्ण सहयोग करता है और सभी का उचित सहयोग प्राप्त करता है। छायावाद के संदर्भ में देखिए 40 वर्ष पूर्व छायावाद ने भी रस का विरोध किया था, पर आज रस ही उसका प्राण सर्वस्व है। उसके प्राय 2 दशक बाद प्रगतिवाद ने उस पर प्रहार किया था, किंतु आज उसका जितना भी अंश अवशिष्ट है वह रस के आधार पर ही जीवित है। और नई कविता का भी कल्याण इसी में है कि वह इन रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले। डॉक्टर नगेंद्र आगे लिखते हैं कि सहृदय समीक्षक जहां अपने संस्कार और प्रतिभा ज्ञान के बल पर अनायासी काव्य के मोती निकाल लाता था, वहां नया समीक्षक क्या करता है, इलियट के शब्दों में नींबू और उसकी हूंच को भी निचोड़ रहा है। साहित्य रचना वास्तव में एक मिथक रचना ही है, ऐसा किसका मानना है, डॉक्टर नगेंद्र का। आगे देखिए, इस प्रक्रिया में मार्क्स के साहित्य दर्शन का साक्षात परिचय प्राप्त कर मुझे बड़ा संतोष हुआ। उनके अनेक सिद्धांतों से मुझे एक विशेष प्रकार का नैतिक बल मिला और चिंतन के एक नए स्तर पर मेरी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। मुझे अनुभव हुआ कि कला मानव चेतना का प्रतिज्ञान है। कला आरंभ में देशकाल परिवद होने पर भी अपनी परिणति में उससे मुक्त हो जाती है। आदि सिद्धांतों में मार्क्स ने प्रत्यक्ष जीवन की दृढ़ भूमिका पर अभिनव गुप्त आदि आत्मवादी दार्शनिकों की प्रतिज्ञाओं का तर्क सम्मत आख्यान किया है। पाश्चात्य विद्वान कांट, हिगेल और उनके प्रेरणा स्रोत आत्मवादी भारतीय विचारक जहां स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आए हैं, वहां मार्क्स ने पृथ्वी से मानव चेतना के उधर्व शिखरों पर आरोहण किया है। निबंध के संबंध में ये लिखते हैं कि मेरे प्रत्येक निबंध में विषय के प्रति निष्ठा आपको अनिवार्यतः मिलेगी और यह निष्ठा ही वास्तव में विचार की अनुवीति का मूल आधार है। विषय के प्रति इसी निष्ठा के कारण समीक्षकों को शिकायत रही है कि मेरे निबंधों में विचार एवं तर्क की कड़ियां इतनी ज्यादा कस जाती हैं कि निबंध का सौष्ठव छिन्न भिन्न हो जाता है, अथवा मैं अपने निबंधों में जिस लालित्य बंध की योजना करता हूँ उसका निर्वाह अंत तक नहीं हो पाता। ये दोनों ही शिकायतें अपने ढंग से ठीक हो सकती हैं, पर मैं इन्हें दूर करने की आवश्यकता नहीं समझता। तो ये निबंध के विषय में कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे देखिए कि यदि रेखा चित्र और संस्मरण में स्पष्ट भेद माने तो यह कहा जा सकता है कि इनमें दोनों में शिल्प का सामंजस्य है। प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है, जिसमें बुद्धि ने प्रायः भावना के अनुशासन में रहकर काम किया है। आगे का कथन देखिए जरा, मेरा मन प्राचीन भारत के रोमानी प्रदेशों में विचरण करने लगा। चंद्रगुप्त नाटक के अनेक दृश्य मेरी कल्पना के सामने नाचने लगे। शायद यही कहीं चंद्रगुप्त और चाणक्य की भेंट हुई होगी। यही मालविका ने चंद्रगुप्त को पहली बार देखा होगा। बुद्धि ने कहा कि मालविका तो कल्पित पात्र है, परंतु कल्पना ने इसे स्वीकार नहीं किया।
आगे साहित्य के इतिहास के संबंध में कहते हैं कि इतिहास सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का अंग मात्र नहीं होता, क्योंकि साहित्य की मूलभूत सौंदर्य चेतना सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का अंग न होकर उसका नवनीत या सुगंध होती है, जिसका विकास युगीन परिस्थितियों के परिवेश में होने पर भी अपने आंतरिक नियमों से अनुशासित रहता है। इस तरह साहित्य के इतिहास के लिए युग जीवन का परिवेश आवश्यक है, किंतु उसका मुख्य प्रतिपाद्य साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण ही होना चाहिए। अर्थात युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। इसके बिना इतिहास एकांगी और अपूर्ण रहेगा। देखिए, साहित्य के इतिहास के संबंध में ये महत्वपूर्ण कथन है, यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य मात्र है, पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि पूर्ण सत्य का उद्घाटन करने के लिए अनासक्ति पहली शर्त है, जो जीवन मुक्त अवस्था में ही संभव है। आगे लिखते हैं कि कुछ अनुभूतियां ही ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने जीवन की अमूल्य संपत्ति मानता हूँ। उन्हें मैंने अंतर मन की रत्न मंजूषा में बंद कर इस काल पात्र के केंद्र में रख दिया है। ये अभिलेख दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के अभिलेखों का संबंध मेरी साहित्य साधना के सुख संतोष से है और शेष का संबंध नारी के स्नेह संभार से है। मेरे अंतरंग जीवन के ये दो पाथे रहे हैं। वह अंतरंग जीवन कितना परवश रहा है, इसका अनुभव केवल मैं ही कर सकता हूँ। बहुत बड़ी बात कही है। लिखते हैं कि आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। विचार करने के बाद संसार में केवल दो तत्वों का ही अस्तित्व अंत में मानना पड़ जाता है, आत्म और अनात्म का। इस मान्यता का विरोध दो दिशाओं से हो सकता है, एक अद्वैतवाद की ओर से और दूसरा भौतिकवाद यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ओर से। अद्वैतवाद प्रकृति अथवा अनात्म को ब्रह्म कहता है और भौतिकवाद आत्म को प्रकृति की ही उद्भूति मानता हुआ उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करता। परंतु वास्तव में ये दोनों ही दर्शन की चरम स्थितियां हैं और व्यवहारिक तल पर दोनों ही उपरयुक्त द्वैत को स्वीकार कर लेते हैं। आगे का महत्वपूर्ण कथन देखिए कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को। जी हाँ, क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है कि मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसे कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने? तो कामायनी को कहा है। आगे प्रगतिवाद के संबंध में लिखते हैं कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है और प्रयोगवाद क्या है? एक शैलीगत विद्रोह है। बहुत महत्वपूर्ण कथन कि प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह किसने कहा है भाई? डॉक्टर नगेंद्र ने। बाद के जीवन की बहुविध को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि अगर सच्चे अर्थों में है तो वो किसे माना है इन्होंने? मुक्ति बोध को। ठीक है, नई कविता के अग्रज कवि मुक्ति बोध। रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। देखिए, काव्य को इन्होंने क्या कहा है? आत्मा की अभिव्यक्ति कहा है और साधारणीकरण क्या है? कवि की अनुभूति है। मन के उच्छ्वास के साथ वाणी अनिवार्यतः उच्छ्वसित हो जाती है। वाणी का यही उच्छ्वास उक्ति वैचित्र्य है, इसीलिए व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र्य ही है। आगे का कथन है कि यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समांतर से रीति के तत्वों में ही अंतर्भूत हो जाते हैं अथवा रीति के तत्वों का उपयुक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। देखिए, ध्वनि संप्रदाय के बारे में यह कथन है कि क्या किया है ध्वनिकार ने? काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। आगे लिखते हैं कि वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है। यह सत्य है, परंतु उसका जीवित या प्राण तत्व है। यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है, क्योंकि व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं जी डॉक्टर नगेंद्र के कथनों को। कहते हैं कि सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदि मानव की समष्टि मन की सृष्टि है, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। साहित्य के संदर्भ में साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है।
नए कवि वर्तमान में अतीत तत्व और अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं। प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह क्या बन जाता है भाई, प्रतीक बन जाता है। और आपने देखा होगा नई कविता जो बात चली, या 60 के दशक के बाद की जो कविता है उनमें प्रतीकों के माध्यम से ही क्या किया है, कवि ने अपनी अनुभूतियों को रखा है कविता के ही संबंध में, कि मूल भाव कविता नहीं है, संयोग से यहाँ यह भाव सौंदर्य अनुभूति है, भाव कविता नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र अंग्रेजी में आई ए रिचर्ड और क्रोचे से प्रभावित रहे और संस्कृत में भट्टनायक और अभिनव गुप्त से प्रभावित हुए, और हिंदी समीक्षा जगत में हम कहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित रहे हैं। यह कथन मैंने अपनी समझ अनुसार रखा है कि डॉक्टर नगेंद्र में जो है आई ए रिचर्ड्स और क्रोचे का प्रभाव रहा है ना। और संस्कृत में हमने देखा कि भट्ट और अभिनव गुप्त का प्रभाव रहा है, और हिंदी में आचार्य शुक्ल से प्रभावित रहे नगेंद्र जी। उनके काव्य और उनकी रचना शिल्प की वजह से हमें यह लगता है। इनका आगे का महत्वपूर्ण कथन है कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस उक्ति है जिसमें मूल भाव की प्रेरणा रहती है। सार्थक शब्द के अपने अपने बिंब होते हैं और लय संगीत आदि भी स्रोत बिंबों से युक्त रहते हैं। काव्य बिंब की रचना में ये बिंब उपादान के रूप में काम आते हैं। महत्वपूर्ण बात है ये। साधारणीकरण के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि काव्य के पठन द्वारा पाठक या श्रोता के भाव का सामान्य भूमि पर पहुंच जाना ही साधारणीकरण है। डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में साहित्यिक आलोचना भी ललित कला का अंग है। सामान्य सा हृदय कृति का आस्वादन करता है तो आलोचक आस्वादन का विश्लेषण करता है। इस प्रकार आलोचन की आत्मा कलामय बनती है तथा उसकी रचना प्रक्रिया वैज्ञानिक बनती है। आगे अध्यापक के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का मानना था कि अध्यापक वृत्तितः व्याख्याता और विवेकशील होता है। ऊंची श्रेणी के विद्यार्थियों और अनुसंधाताओं को काव्य का मर्म समझाना उसका व्यावसायिक कर्तव्य व कर्म है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अध्यापन का, विशेषकर उच्च स्तर के अध्यापन का, साहित्य के अन्य अंगों के सृजन से सहज संबंध न हो, परंतु आलोचना से उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो अध्यापकों के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र के यह विचार थे। चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र की जो आलोचनात्मक दृष्टि रही है वो कैसी रही है। उसकी क्या विशेषता है कि संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के संपादन की भूमिका में भारतीय काव्य चिंतन की जितनी विशद व्याख्या डॉक्टर नगेंद्र ने की है उतनी किसी भी अन्य समीक्षक ने नहीं की है। देखिए, संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के संपादन की भूमिका में ये सब कहा है, ठीक है, कि भारतीय काव्य की जितनी चिंतन और विशद व्याख्या इन्होंने की है उतनी किसी ने भी नहीं की है। और डॉक्टर नगेंद्र आजीवन किसी वाद से न जुड़कर विशुद्ध साहित्यिक निष्ठा के साथ सैद्धांतिक समीक्षक रहे हैं। संस्कृत साहित्य के विशाल काव्य शास्त्रीय वांग्मय को इन्होंने हिंदी में लाने का एक क्या किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है। और इस तरह से इन्होंने सैद्धांतिक चिंतन जो है विशाल, व्यापक और विपुल मात्रा में किया है। अगर हम आधुनिकता के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र की भारतीय काव्य चिंतन की समीक्षा करें तो इन्होंने साहित्य का स्वरूप, साहित्य में अंतर्निहित मूल्य और साहित्य के तत्व और उपादान के लिए कार्य किया है। अनुभूति और अभिव्यक्ति का संबंध आदि विषयों पर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। साहित्यिक विषय के संदर्भ में इनकी मान्यता थी कि साहित्य को वह मूल रूप से आत्माभिव्यक्ति मानते हैं। रचनाकार के व्यक्तित्व का कृति में प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रतिफलन आत्मा अभिव्यक्ति का ही एक प्रकार है। आगे लिखते हैं कि सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। ये आलोचक की आस्था से यह कथन है जिसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। आगे का कथन कि साहित्य का प्रयोजन आखिर क्या है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना दृष्टि में साहित्य का आत्यंतिक प्रयोजन आनंद होना चाहिए, लोक कल्याण और चेतना के संस्कार होने चाहिए। उसमें आत्यंतिक प्रयोजन आनंद है तो लोक कल्याण और चेतना आत्यंतिक प्रयोजन नहीं हो सकते। लोकहित को प्रयोजन मानकर चलने वाला साहित्यकार लोक में अपने स्व का विस्तार करके आनंद लाभ ही करता है। इसी प्रकार चेतना के परिष्कार की परिणति भी आनंद की अनुभूति में ही होती है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र ने कि साहित्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, है ना। आगे रस सिद्धांत के संबंध में इनकी मान्यता देखें तो सर्वप्रथम इन्हें रस सिद्धांत की व्याख्या में आधुनिक मनोविज्ञान को
महत्व दिया। आधुनिक हिंदी आलोचना के समर्थ नायक कहे जाते हैं कौन? डॉक्टर नगेंद्र। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का इन्होंने सामंजस्यपूर्ण पुनराख्यान किया है। आगे डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि रस सिद्धांत मानव संवेदना और रागात्मक वृत्तियों पर निर्भर एक विकासशील सिद्धांत है। इनके अनुसार रस सिद्धांत तालाब का बंधा हुआ जल नहीं है अथवा विराम पर पहुंची हुई रूढ़ी नहीं है। यह तो स्थिति स्थापक है, लोचदार है और व्यक्ति अथवा समुदाय के रागबंध और समझित आस्वाद के सतत विकास पर निर्भर है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है रस सिद्धांत के संबंध में कि यह ना तालाब का बंधा हुआ जल है और न ही विराम पर पहुंची हुई रूढ़ी है, बल्कि यह तो स्थिति की स्थापना करने वाला है, लोचदार है अर्थात लचीला या फ्लेक्सिबल है और व्यक्ति अथवा समुदाय के रागबंध और समझित आस्वाद के सतत विकास पर ही निर्भर करता है। डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि से रस मानव संवेदना का पर्याय रूप है। रस धारणा विकासशील मानव संवेदना का चरम सत्य है और इसीलिए रस सिद्धांत का विकास मानव संवेदना के विकास के साथ समगति का निर्वाह करता है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या द्वारा भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का उद्घाटन किया है। आगे का महत्वपूर्ण कथन देखिए, काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी दिन हुए पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में नहीं आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया यानी कि टेक्निक प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियां सोच समझकर निर्दिष्ट की गई हों। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने को मिली। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसके संदर्भ में? डॉक्टर नगेंद्र के संदर्भ में और उनकी किस कृति सुमित्रा नंदन पंत की संदर्भ में। ठीक है, आगे लिखते हैं कि स्थूल ने एक बार फिर सूक्ष्म के विरुद्ध विद्रोह किया। यह प्रतिक्रिया दो रूपों में व्यक्त हुई, एक तो छायावाद की पलायन वृत्ति के विरुद्ध, दूसरी उसकी अमूर्त उपासना के विरुद्ध। इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों का सम्मिलित रूप आज प्रगतिवाद के नाम से पुकारा जाता है और सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह कहा है इन्होंने इसे। तो इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी द्वारा की गई छायावादी काव्य की खंडित विसंगतियों की उपेक्षा करके उसे काल से जुड़े सार्थक मूल्यों के प्रकाश में उसकी व्यवहारिक समीक्षा प्रस्तुत की है। अपनी रचना साकेत एक अध्ययन के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र साकेत महाकाव्य का मूल संदर्भ मानवीय चरित्रों को संगति प्रदान करना मानते हैं। भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन में आजादी का युद्ध एवं भारतीय नवजागरण की भूमिकाओं के बीच एक नारी का क्या महत्व हो सकता है, साकेत में निरंतर इसकी चर्चा मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र साकेत की विषय वस्तु, घटनाओं एवं पात्रों को मानवीय और विशेष रूप से गांधीवादी आधार देने की चेष्टा करते हैं और उन रचनात्मक विसंगतियों को इसीलिए वे उपेक्षित कर देते हैं जो साकेत के रचनात्मक विन्यास को शिथिल या सामान्य बनाते हैं। अगर हम कामायनी के अध्ययन की समस्याओं को देखें जो 1962 में आई, तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समीक्षा एक ऐसे दृष्टिकोण से करनी आरंभ की जिसमें आध्यात्मिकता का स्थान मनोविश्लेषण ने ले लिया तथा काव्य का स्थान बहुलांश में शिल्प को मिलने लगा। क्योंकि कामायनी के अध्ययन की समस्या में उनकी मनोवैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टि पूरी गहराई से व्यक्त हुई है और कामायनी का महाकाव्यत्व, कामायनी में अंगीरस, कामायनी में रूपक तत्व एवं कामायनी की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है, इन चार समस्याओं पर गहराई से इन्होंने विश्लेषण किया है। आगे अगर हम रीति काव्य की भूमिका और देव और उनकी कविता के बारे में देखें तो इनके द्वारा रीतिकालीन साहित्य का निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया है। इन दोनों पुस्तकों को सामाजिक प्रतिमानों की दृष्टि से तो नहीं किंतु शास्त्रीय दृष्टि से आलोचना का प्रतिमान माना जा सकता है। तो इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण विशेषता रही, यह हम देखते हैं। स्वयं रामचंद्र तिवारी ने इनके विषय में कहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रायः सभी आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण बहुत कुछ प्रमाण रूप में स्वीकृत हो चुके हैं। अतः सिद्धांत निरूपण और आलोचक कृतियों की व्याख्या एवं विवेचना दोनों ही दृष्टियों से डॉक्टर नगेंद्र का कृतित्व विशेष गौरव का अधिकारी है। वस्तुतः आचार्य शुक्ल के बाद उनकी परंपरा को समग्र रूप में परिष्कृत और विकसित करने वाले आलोचकों में डॉक्टर नगेंद्र का योगदान अहम है और अन्यतम है। तो डॉक्टर नगेंद्र के समस्त जो परीक्षा उपयोगी कथन थे मैंने आप सबके समक्ष रख दिए हैं। वीडियो को एक बार नहीं बार बार सुनिए, है ना, और समझने की कोशिश कीजिए आखिर डॉक्टर नगेंद्र जी क्या थे, क्या उनके विचार थे।
तो इससे क्या होगा कि आपको कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी या किताबों में इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत नहीं होगी। इनके बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि इस हिंदी साहित्य श्रृंखला की यह सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और भी अपने महत्वपूर्ण विचार आप रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ ऐसी ही एक महान हिंदी की शख्सियत, साहित्यकार और आलोचक की सीरीज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।